आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। जैसा कि आप जानते हैं कि अम्बेडकरनामा की मुहिम है कि जो अम्बेडकर साहब की राइटिंग है, चाहे जो बहुजन नायक हैं, उनके जीवन और संघर्ष के जो ऑथेंटिक जो इंफॉर्मेशन है, जो विश्वसनीय जो सूचनाएं हैं, आपके बीच पहुंचाना। और इसके साथ ही जो आज के ज़माने में जो लोग शोध कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो बहुजन जमात से हैं और अपने दुनिया में बड़ा नाम कर रहे हैं, वैसे यंगस्टर नौजवान साथियों से भी ये रूबरू कराना, ये अम्बेडकरनामा की मुहिम है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ हैं बहुत ही चर्चित व्यक्ति और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चर्चित व्यक्ति हैं। उनका नाम है डॉक्टर सूरज येंगड़े। डॉक्टर सूरज अभी सीनियर फेलो हैं हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में, पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं, लीडिंग स्कॉलर एंड पब्लिक इंटेलेक्चुअल ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने दिलचस्प है इनके बारे में जानकारी की एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका तमाम जगह पे इन्होंने स्टडी की है, पढ़ाई की है। शायद ऑस्ट्रेलिया और चाइना जापान बाकी रह गया है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि वहां जाकर आप पढ़ाएं। और इसके अलावा जो चर्चित इनकी किताबें हैं, दोनों किताबें मेरे पास हैं। एक किताब आधा मैं पढ़ चुका हूं और दूसरे किताब का कभी कभी रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करता हूं। तो इन्होंने जो किताब लिखी है दलित मैटर्स, बहुत ही चर्चित किताब रही है। पिछले साल 19 में आई थी ये किताब शायद, जहां तक मुझे याद है। और दूसरी किताब इन्होंने को एडिट की है, वो भी चर्चित किताब है, द रेडिकल्स इन अम्बेडकर। इसके अलावा अगर आप सूरज के बारे में अगर मैं बोलना चाहूं तो आधा घंटा बोल सकता हूं, लेकिन टाइम का एक लिमिट है और उसमें हम लोग लिमिट में ही बात करेंगे। सूरज को साहित्य अकेडमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके अलावा ये अंबेडकर सोशल जस्टिस अवार्ड कनाडा 2019 के रेसिपिएंट हैं, उनको मिला था। रोहित वेमुला मेमोरियल स्कॉलर अवार्ड 2018 में मिला है। लगातार सूरज अखबारों में, देश विदेश के अखबारों में लगातार, इंडियन एक्सप्रेस, कारवां, द प्रिंट, बीबीसी, हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, तमाम ऐसे अखबार, स्क्रॉल, मिंट, जितना आप नाम ले सकते हैं सारे अखबार में देश दुनिया के लिखते रहते हैं। इसके अलावा कई नेशनल और इंटरनेशनल संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। कन्वेनर हैं दलित फिल्म फेस्टिवल के और इंडियन डाइवर्सिटी मूवमेंट के। तो बहुत लंबा चौड़ा बायोडाटा है इनका, लेकिन उस पर ज्यादा मैंने काफी कुछ बताया है। आप इंटरनेट पे डॉक्टर सूरज येंगड़े सर्च करेंगे, विस्तार से उनके बारे में जान पाएंगे। और इसलिए अब सीधे मैं चलता हूं डॉक्टर सूरज के पास। डॉक्टर सूरज, स्वागत है आपका अम्बेडकरनामा में। बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं रतन भाई आपको। आपका जो सफर हम सभी बहुजन समाज के लोग बड़ी नजदीकी से देखते हैं। आपकी भाषा की शैली और आपका जो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, उसके अंदर आप समाज को और जो इंटेलेक्चुअल धारा है उसको आप जोड़ते हैं। और आपकी जो बिहारी जबान है वो सुनने में भी बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया की जो भाषा है ये हमारे कानों तक पहुंचने तक ये काफी फिल्टर हो जाती है। तो जो रॉनेस होता है, जो गांव देहात की और जो सबाल्टन लोगों की जो बात होती है, वो बात आप हिंदी विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे बड़े विश्वविद्यालयों में हिंदी के पट पे रखते हैं, तो हम सबको अभिमान है। और अभी आप अम्बेडकरनामा का जब श्रृंखला लास्ट ईयर शुरू किया था, तो मैं आपके जो आप समरीज प्रस्तुत करते हैं लोगों को बाबा साहब की राइटिंग्स के, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा कि लोगों तक आप बाबा साहब का साहित्य एक फिल्टर करके, जो समरी करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो एक एजुकेशनल आंदोलन समाज को दे रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका घर जो बैकग्राउंड में देख रहा हूं, मुझे भी थोड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि हमारे लोग भी आज राजा महाराजाओं की तरह अच्छा रह रहे हैं। तो मुझे लोग कहते हैं कि बाबा साहब का बिगड़ा चला है। Of course. चलिए सूरज, शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। और एक टीचर, एक शोधार्थी का, एक रिसर्चर का जो काम होता है, वो काम हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने हिसाब से उसको आगे बढ़ाएं। और मैं जानता हूं कि जिस जमात की हम बात कर रहे हैं उसमें ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए आम जवान में उनके पास बातें पहुंचाना एक चुनौती वाला काम होता ही है। तो कोशिश जारी है अम्बेडकरनामा के थ्रू।
चलिए अब सीधा आपके पास आते हैं, कुछ सवाल आपसे लेंगे। आप बहुत चर्चित हैं और विवादित व्यक्ति भी हैं, अमेरिका में भी और कई जगह भी। तो सीधा सवाल है कि अभी अमेरिका की एक चर्चित जर्नल है दी जेंटलमैन क्वार्टरली, और इस मैगजीन में भारत के 25 सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली लोगों की सूची इन्होंने बनाई है, जिसमें आपका भी नाम है। द फर्स्ट रिएक्शन, पहली प्रतिक्रिया। ये क्या हुआ? तो बहुत शुक्रिया मुझे पूछने के लिए, और आपके बधाई इसके लिए बधाई पहले, और फर्स्ट रिएक्शन। थैंक यू। मुझे आपने ऑफलाइन भी बधाई दी थी। मुझे जब ये उनका जब होता है कि वो ईमेल भेजते हैं आपको कि हमने आपका चयन किया है, और फिर उसके ऊपर उनका मेरे हिसाब से उनकी कमेटी ऑलरेडी सिलेक्शन की होती है, बट अभी उनको चाहिए होता है कि फोटोज, क्योंकि फैशन मैगजीन भी है, और फिर राइटर को राइटअप भी लिखना होता है आपके ऊपर। तो जब मुझे मिला तब मुझे उस दिन मुझे थोड़ा समझने में ही लगा कि ये मामला क्या है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा पुरस्कार अभी तक किसी को नहीं मिला। क्योंकि अगर किसी को मिलता है तो अनुभव रहता है कि ऐसा होता है। तो ये फर्स्ट टाइम होने के कारण जब मुझे मिला तो मैं मेरे जहाँ घर में रहता हूँ, तो हमारे घर के एक साथी है, मैंने उनसे बोला कि ऐसा हुआ है। तो उन व्यक्ति उसको भी नहीं समझा कि ये माजरा क्या है। जब फिर हमने गूगल वगैरह करके देखा तो अच्छा ये वाली बात थी। तो मुझे इस बात की जरूर खुशी है कि अभी जो सवर्ण समाज है या जो मेन स्ट्रीम समाज है, वो अभी आपने उनको फोर्स कर दिया आपको एक्सेप्ट करने के लिए। आपने आपकी कम्युनिटी की या आपकी जो आंदोलन प्रति जो डेडिकेशन है वो ना छोड़ते हुए आप जो काम होता है उसको बरकरार रखा। तो यू फोर्स्ड देम टू एक्नॉलेज योर टैलेंट, योर ब्यूटी। और मुझे लगता है कि एक बहुजन आंदोलन को एक बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण मिला है। तो और मैंने ये भी देख रहा था कि अभी तक जो भी उन्होंने चयन किया था, एक भी शेड्यूल कास्ट का क्यों नहीं है। मेरे हिसाब से शेड्यूल ट्राइब का भी नहीं होगा। तो उसमें यह एहसास होता है कि वो सेलिब्रिटी में जो हीरो, हीरोइन, क्रिकेटर, बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर होते हैं, फिल्म स्टार के साथ साथ फैशन, मॉडलिंग, अब ये जो क्षेत्र है हमारे लोगों के लिए ओपन ही नहीं है ना। तो उसके लिए उसमें सेलेक्ट होना ये मतलब नॉर्मली देखा नहीं जाता है। पर उन्होंने क्या किया कि ये साल उन्होंने सिर्फ एक स्कॉलर की सिलेक्शन की ऑल इंडिया में से, और उसमें मैं था। तो मेरे हिसाब से वो स्कॉलरली जो धुरा लेके चलते हम, उसका कहीं ना कहीं यहाँ एक्नॉलेजमेंट हुआ है, और अभी आगे और होता रहेगा। चलिए, आपने दुनिया का अनुभव लिया है, और पिछली बार अम्बेडकरनामा में मैंने एक ऑस्ट्रेलिया में मेरे फ्रेंड है, वो पढ़ाते हैं वहां पे, उनका भी इंटरव्यू मैंने किया था। तो आप अमेरिका में हैं, और जरा मुझे बताएं और हमारे दोस्तों को बताएं जो अम्बेडकरनामा यूट्यूब देखते हैं, कि वहां जो भारतीय हैं वो भारतीय बन के रहते हैं या वहां भी लेयर्स हैं, और लेयर्स हैं तो किस किस तरह के लेयर्स हैं, और इसके ऊपर प्रकाश डालें थोड़ा सा, लिटिल बिट लाउडर। अच्छा, नहीं देखिए, जो भारत का समाज यहाँ पर आया है अमेरिका में, वो दरअसल 20वीं शताब्दी में की शुरुआत में ज्यादा आया है। कनाडा से लोग जो विशेष पंजाब से जो समुदाय गया था, तो वहां से फिर वो वैंकूवर जो वेस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा है वहां पर, फिर वहां से फिर वो नीचे अमेरिका में आए। और ये जो भौगोलिक जो माइग्रेशन होता रहा विद इन कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका में, उसके वजह से आप उसका कंपोजिशन देखते हैं तो विशिष्ट वर्ग समाज के लोग आए। पर 1960 जो मार्टिन लूथर किंग और अन्य अफ्रीकन अमेरिकन लीडर्स ने जो सिविल राइट्स का आंदोलन चलाया था, जो 60 में उनको 60 के दशक में उनको सिविल राइट्स एक्ट के तौर पर मिला, उसका बेनिफिट ये हुआ कि केवल वो वर्ण भेद जो होता है, रेस डिस्क्रिमिनेशन को ही नहीं, बट जो अनेक डिस्क्रिमिनेशन उसको भी उसके अंदर कवर किया। तो ये एक बात होती है कि जब ऑप्रेस्ड लड़ता है, जब हाशिए पे रहने वाला व्यक्ति लड़ता है या लड़ती है, तो केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ते हैं, वो अन्य समाज के जो पिछड़े उनके लिए भी लड़ते हैं। उसका उदाहरण हमने देखा कि वो
मार्टिन लूथर किंग को हमेशा बताया जाता है कि उन्होंने केवल ब्लैक लोगों के लिए, श्वेत लोगों के लिए काम किया है, पर ऐसा नहीं है। तो सिविल राइट्स एक्ट में क्या हुआ कि इमिग्रेशन, जो अन्य जो माइनॉरिटी ग्रुप थे उनको भी बेनिफिट हुआ। उसका ही बेनिफिट ये हुआ कि एजुकेटेड क्लास जो था उसको 1960 के दशक से इनवाइट, ओपन दरवाजे हो गए। तो इंडिया का जो आजादी के बाद का एजुकेटेड क्लास कौन था? ये वही था जिनके पास, अगर आप देखोगे शिक्षा का प्रमाण, बाबा साहब ने एक जगह उसका उदाहरण दिया था कि समाज की, उन्होंने सेंसस के दायरे से बताया था कि कितनी एजुकेशन की समाज में कमियां हैं, और फिर उसकी अगर आप 30 साल बाद देखोगे फिर भी हमारे लोग पोजीशन में नहीं है, और गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, ना एजुकेटेड है। तो हमारे लोग उसमें नहीं थे, बट कुछ गिने चुने ही आए थे। मैंने वो आर्टिकल में भी लिखा है कैरवान के लिए, जो मैंने रेस कास्ट के ऊपर जो कवर स्टोरी लिखी थी जुलाई में, तो उसके अंदर इसका संदर्भ मैंने अंग्रेजी में दिया। मुझे लगता है उसका हिंदी में अनुवाद होगा, क्योंकि हिंदी भाषिक लोगों के पास जाना चाहिए। तो जब ये भारत का समाज भारत से यहाँ आया, तो वो भारतीय आइडेंटिटी लेकर आया, और वो भारतीय आइडेंटिटी में ही यहाँ पर रहा। पर जब तुम उसको प्राइवेट प्रैक्टिस में जाते हो, फिर उसने मंदिरों के जरिए, भगवानों के जरिए और अपने पंथ और संतों के जरिए खुद को बांट दिया। क्योंकि ये जो बांटने की प्रक्रिया है ये भारत से ही बनी हुई है। क्योंकि तुम्हारा जो गुरु होता है, माता होती है, भगवान होता है, शनिवार होता है, सोमवार होता है, उसके हिसाब से ही आप आपके वो जातिगत तुम्हारे भगवान होते हैं। तो फिर वहां पर भी, यहाँ पर भी उसी तरह से शुरू हुआ। पर कुछ नॉर्थ इंडिया, मोस्टली नॉर्थ इंडिया के हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के जो कुछ गिने चुने लोग थे, उन्होंने यहाँ आकर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से संगठन चलाया। और बहुत से लोग जो थे वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब की पार्टी थी, उनसे रिलेटेड थे। मैं बात कर रहा हूँ 60 के दशक की, जब वहाँ बहुत बड़ा, और कुछ लोग जो 70 के दशक में आए, उनका जो था नाता था बाबा साहब की मूवमेंट से। तो यही लोग बन पाए, बाकी भी आए होंगे, बट उनका जो रिकॉर्ड हमारे पास नहीं। आप देखते हैं कि जब लोग हैं गांव से शहर जाते तो अपनी जात को डिक्लेयर नहीं करते, क्योंकि उनको डर रहता है। तो जाहिर सी बात है, हमारी भी यही हाइपोथेसिस है कि यहाँ पर आकर भी उन्होंने जात को अंडरमाइन किया होगा। पर जो अंबेडकरी आंदोलन से जुड़े हुए थे, उन्होंने जात के खिलाफ यहाँ पे लड़ाई लड़ी, और फिर वो इंदिरा गांधी हो या फिर जितने भी प्राइम मिनिस्टर वाशिंगटन डीसी आते थे अमेरिका में, तो सबको ये उन्होंने प्रोटेस्ट किया, अंबेडकरी समाज ने, अमेरिका का जो यहाँ पर आकर। और ये बाय द वे एक क्लैरिफिकेशन कि जो यहाँ से कास्ट हिंदूज जब वहाँ माइग्रेट किए, जब उनका माइग्रेशन हुआ, तो was it a wholesale migration with culture and hierarchy and inequality and discrimination? Because वहां तो गए तो उन्होंने अपने माइनॉरिटी के नाम पे तो सारे लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज की मांग की, लेकिन जब इंडियंस की बात हो रही थी तो वहां पे वो क्या वही डिस्क्रिमिनेशन अमेरिका में भी था जो कि भारत में हो रहा? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और मुझे लगता है इसको थोड़ा अनपैक करना होगा ताकि लोगों को समझ में आए कि किस तरह से ये ऑपरेट होता है। देखिए, आप खुद को ब्राह्मण या दलित कहकर राइट्स नहीं मांग सकते, है ना, पर आप खुद को एक माइनॉरिटी का ग्रुप जो अमेरिका रिकॉग्नाइज करता है उसको मांग सकते हैं। तो भारत का जो ऑलरेडी सवर्ण समाज था, जिसके पास पियर बोर्दियू की जो सोशलिस्ट फ्रेंच था, जो बात करता है कल्चरल और सोशल कैपिटल, ये जो पूंजी होती है, ये सांस्कृतिक और सामाजिक पूंजी, ये पैसे से इंपॉर्टेंट होती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, क्योंकि शिक्षा, भगवान, धर्म, इसमें भी आपका वर्चस्व होता है। तो कल्चरल कैपिटल, यस। सो ये जो कल्चरल कैपिटल उन्होंने लेके आए यहाँ पर, उसके साथ उन्होंने उनका सोशल कैपिटल बेस भी बढ़ाया। तो जब उन्होंने राइट्स की मांग की, तब उन्होंने भारतीय के नाम से की। पर आपका जो पहला सवाल था कि जब यहाँ पर लोग आए, वो पूरा पैकेज लेके आए क्या? देखिए, जाति ये पैकेज का हिस्सा है, ये तुम्हारे डीएनए में है। क्योंकि आपकी जो क्योंकि बचपन से ही बताया जाता है, हर जाति में बताया जाता है कि तुम्हारी जात क्या है। ये जो लोग बोलते हैं कि मुझे मेरी जाति पता नहीं, ये झूठ बोलते हैं। इनको जाति के
एक्सप्रेशन के बारे में शायद ना मालूम हो, पर जाति के बारे में जरूर मालूम होता है किसी ना किसी। प्रिविलेज के बारे में जरूर मालूम होता है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जैसा एक बंदा कहता है कि मैं जातवाद को नहीं मानता, पर 10 जो उसके ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रेंड सर्कल है, एजुकेशनल ग्रुप्स है, सोसाइटी में रहता है, फैमिली है, ऐसे अगर 10 अगर आप देखते हैं, सब जाति नहीं आए, पर उसको जाति की वो अटेस्टेशन, क्योंकि जाति नॉर्मलाइज हो जाती है। दलित समाज या पिछड़ा समाज जो जाति के खिलाफ लड़ रहा है, वो जाति को एक औजार बनाकर लड़ता है। पर जो प्रिविलेज वर्ग है इस समाज का, जो अलग अलग लेवल पर इस बुराइयों को आगे बढ़ा रहा है, मुझे नहीं लगता रतन भाई कि ये उस तरह का मतलब तो इसमें फर्क है। तो जब वो इंडिया से यहां पर आए, उन्होंने उसी तरह का एटीट्यूड लेकर आए और उन्होंने उसको नॉर्मलाइज कर दिया। आप शहरों में भी देखते हैं ना, गांव से जब लोग शहरों में आते हैं तब वो अपने अपनी तरफ से छोटे छोटे मंदिर बनाकर वो, अब मंदिरों से क्या होता है, वो एक तुमको रिलीजियस फ्रीडम है, पर मंदिरों के अंदर क्या होता है, इसके बारे की नुआंस अमेरिकन सोशल साइंटिस्ट ने इसके लिए नहीं करे, क्योंकि उनको उनके लेबर की जरूरत थी। अमेरिका चाहे तो ये पहले एड्रेस कर सकती थी, पर अब ये जो डॉक्टर इंजीनियर बन के आए, एकदम सस्ता लेबर, हाँ, नहीं, इनको पैसे बहुत मिले। देखिए, जब ये आए, ये डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, मतलब बड़ी बड़ी पोजीशन पे थे, एटलीस्ट सेलेक्टेड, और फिर उन्होंने ही जो किया कि यहाँ पर एक इंडियन डिस्कोर्स बनाया। इंडियन डिस्कोर्स क्या था? जो हिंदू डिस्कोर्स था, जो फलाना भगवान को मानता था। और 1970 के दशक में हिप्पी कल्चर आया था, आप शायद उसके बारे में जानते भी होंगे, जो एक लेफ्ट विचारधारा से, लेफ्ट मतलब एक ह्यूमैनिटेरियन विचारधारा, उसमें उन्होंने स्पिरिचुअलिज्म भी घुसा दिया था। और स्पिरिचुअलिज्म में जो 2 महत्वपूर्ण नाम थे, जिनका बड़ा नाम था, एक तो जिड्डू कृष्णमूर्ति और दूसरे थे ओशो रजनीश। पर वो दोनों का एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स का उपयोग करके इन्होंने कृष्णा और अनेक भगवानों को उसके अंदर एक स्पिरिचुअल डिस्कोर्स में घुसाया। तो हम देखते हैं कि ये इस तरह का एसिमुलेशन यहाँ पर हुआ। तो जाति और जाति के बिना ये समाज संभव नहीं हो सकता था। बट जाति को बरकरार कैसा किया जाए बिना बोले कि हम जाते हैं, क्योंकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का तो यहाँ स्वीकार नहीं। तो तुमने फिर आइडेंटिटी ले ली, हिंदू ली, मुसलमान ली, सिख ली और इंडियन ली। तो ये आइडेंटिटी की वजह से जो माइक्रो आइडेंटिटीज है उसको आप दबा सकते हो। चलिए सूरज, अभी आपका एक ट्वीट बहुत चर्चे में था, और क्या उसमें लिख दिया था कि आपको हिंदू विरोधी सूरज येंगड़े, लोग कहते हैं कि अमेरिका का हिंदू कहते हैं कि ये हिंदू विरोधी हैं। आप कैसे हिंदू, क्या लिखा आपने, ये बताइए। रतन भाई, ये बड़ी दुख की बात है कि मतलब देखिए, अमेरिका में ये पॉसिबल नहीं है। मतलब लोग, एटलीस्ट लिबरल मीडिया मतलब मार देता है अगर ऐसा कोई व्हाइट अगर ब्लैक को करता है। जब ब्लैक अपनी आस्था की बात करता है, जब ब्लैक अपने अस्तित्व की बात करता है, अपने हकों की बात करता है, पूर्वजों की बात करता है, तो बाय डिफॉल्ट वो गोरों को खिलाफ ही बोलेगा, क्योंकि उसकी जो सिचुएशन बनाई है किसी न किसी ने तो बनाई है ना, भगवान ने थोड़ी बनाई है, जाहिर है। तो व्हाइट लोग अगर बोलेगा तू मेरे पूर्वजों का, मेरे धर्म का ये कर रहा है, तो यहाँ के लोग एक्नॉलेजमेंट एटलीस्ट लिबरल स्पेस में तो हमको दिखता है। हालांकि इधर भी राइट विंग और वो जो कंजर्वेटिव एक कहीं गिने चुने इसमें है, पर एक लिबरल स्पेस में देखा तो उतना नहीं दिखता, भारत के कंपैरिजन में बता रहा हूं। अब क्या हुआ, हाथरस के बाद मैंने हम सब आंदोलन में कोई ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, मैं अल जजीरा वगैरह वगैरह बीबीसी पे मुझे बुलाया गया था, तो मैं बता रहा था कि किस तरह से यहाँ का जो हाशिए का जो ग्रुप है, सबसे ज्यादा दलित महिला होती है, क्योंकि उसको एक लेयर, एक नहीं बल्कि 4 लेयर से उसको साथ पीड़न होता है। केवल यौन पीड़न नहीं, बट आर्थिक सामाजिक पीड़न भी उसका होता है। तो वो समझा रहा था। और उसके बाद हाथरस के बाद और एक दुर्घटना हुई कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश में। अब उसके खिलाफ भी लोगों ने ये किया, बट मैं ट्विटर पर जाके देखा, लोग ये कह रहे थे रतन भाई कि वो जो अपनी बेटी थी मनीषा वाल्मीकि, वो खुद ही कह रही थी कि मेरा रेप करो। यही कह रही थी, यही
सवर्ण ठाकुरों को, बच्चों को ये एंटाइस कर रही थी। अब ये किस मतलब मुझे लगता है जानवर भी नहीं सोचते होंगे, इवन जो कोरोना वायरस का विषाणु भी इस तरह की बात नहीं सोचता होगा। ये लोगों के मन में आया, तो मैं लगा यार, मैंने फिर वही लिखा कि दलित अगर महिलाओं का रेप होता है तो तुम दलित महिलाओं को ही बोल रहे हो कि तूने खुद से ही रेप करवाया है। तो फिर मैंने कहा कि अंबेडकर वाज राइट, हिंदूज आर सिक मेन ऑफ इंडिया एंड इट इज द रिलीजियस बुक दैट टीच। अब ये जो अंबेडकरी व्यक्ति है उसको पता है, ये बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के इंट्रोडक्शन में लिखा है कि हिंदू ये बीमार लोग है। तो बट जो यहाँ पर एक हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन नाम के ऐसे बहुत चंगुल मंगुल आरएसएस हिंदू से एफिलिएटेड ग्रुप्स है, उनका वो मेरे को पहले एसिमुलेट करना चाहते थे। हमारा तो नहीं बनेगा, डायलॉग हम कर सकते हैं बट मैं ऐसे व्यवस्था के साथ बैठकर डायलॉग नहीं करूंगा जो मुझे टोकनाइज करना चाहे। देखिए, आपको बुलाकर अगर कोई चाय पान देता है तो ठीक है, पर आपके नाम का, आपके फोटो का, आपके आइडेंटिटी का अगर वो अपने प्रोजेक्ट के लिए गैर उपयोग, और आपका एजेंडा ही है कि ब्राह्मणवाद को खत्म करना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है उसके साथ, क्योंकि जातियां वहां से आती है, तो वो मेरे को फॉलो कर रहे थे। बट मैंने उनको साथ ज्यादा समय नहीं बिताया, पर वो मेरे को दे वर लुकिंग एट एनी पॉसिबिलिटी टू टारगेट, ऐसा उनका था। वो मेरे को ही नहीं, बहुत लोगों को उन्होंने किया। तो ये ट्वीट उन्होंने उठाया, और ये इसके खिलाफ बोलने वाले बाकायदा आप देखिए सारे ब्राह्मण थे, सारे ब्राह्मण थे, मैंने एक कोई पर, और ये सब कश्मीर जम्मू से जो यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी नौकरियों में लग गए, कौल हो गया, पंडित हो गए, जो कश्मीर की और या जम्मू की जातियां हैं 20-25, उसके प्रमुख यहाँ पर आकर उन्होंने हिंदू हिंदू नाम से रोते रहते हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने इस ट्वीट को लेकर फिर यहाँ पर बीजेपी के कुछ समर्थक थे भारत के, और उन्होंने भी फिर मुझे बोला कि मतलब बहुत गंदी गंदी गालियां लेकर ये किया। पर मैंने फिर बाबा साहब की रेफरेंस भेजी, तो उन्होंने ये कर दिया, उसके अंदर भी बाबा साहब के खुद के वर्ड को भी ये ट्विस्ट कर रहे। अभी एक जमाना था जब हम पढ़े लिखे नहीं थे तो हम सुन लेते थे, अब हम तुम्हारे पिताजी बन गए हैं, पिताजी को ही सिखा रहे हो एकेडमिया कैसा किया जाता है। बाबा साहब की राइटिंग को ही ट्विस्ट कर रहे थे बेचारे बच्चे बच्चियां जो जर्नलिस्ट थे, राइट विंग, मैं उनको बच्चे बच्चियां बोलता हूं क्योंकि उम्र से बड़े हैं पर दिमाग से वो अभी भी नाबालिग है। तो ऐसे लोगों को ये कह रहे थे कि बाबा साहब ने जो बोला हिंदू को, वो गांधी को बोला, हिंदू को नहीं बोला। मैं बोला चलो ठीक है, गांधी को भी बोला है, गांधी तो हिंदू धर्म का रखवाला था भैया, बाकायदा हिंदू धर्म टूटना नहीं चाहिए इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट की उन्होंने हमारी कुर्बानी दी। तो उन्होंने ट्विस्ट किया। उसके बाद में हार्वर्ड के प्रेसिडेंट को लिखा, मेरी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट को, बट ये थोड़ी मतलब भारत की शिक्षण व्यवस्था है, यहाँ पर तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, धर्म वर्म की बात नहीं, तो उन्होंने उसको रेफ्यूट किया। 3 बार लोगों ने लिखा यहाँ पर मेरे हार्वर्ड के प्रेसिडेंट को। फिर उसके बाद हिंदू स्टूडेंट काउंसिल या कोई स्टूडेंट काउंसिल फलाना ढिंका होते रहते, मुझे ईमेल भेजते रहते हैं लोग, उन्होंने ओपन पिटीशन कर दिया कि सूरज को ये करो। तो बट हमारी जो बात है, हम रेफरेंस और जो सच है मतलब हवे में बात नहीं करते हैं। हम बामन नहीं है, जो दिल में आया बोल दिया। कबीर साहब तो बामनों को बीच चौराहे पे शब्दों के से जूतों मारते थे, कहते थे कि अगर आप में आपका ब्रह्मा इतना प्योर है, शुद्ध है, तो फिर तुम्हारी जब शौच करने जाते हो वो भी ब्रह्मा की है, उसको क्यों नहीं आप ले ब्रह्मा का है करके हाथ में लेते हो। मतलब बहुत बड़ा उत्तर है ना, ब्रह्मा का शरीर पसंद है पर ब्रह्मा का जो मल है वो ब्रह्मा तुमको नहीं लगता फिर, है ना। तो वो एक तरीके से तो उसी की वजह से ये चलते रहता है, छोटी मोटी चीजें। फिर वो एंटी नेशनल वगैरह, तो मेरे ख्याल से आप तो एंटी नेशनल पहले ही बन गए थे, सेडिशन भी, भारत विरोधी भी। तो मैं कहता हूं बहुजन समाज भारत विरोधी कभी हो नहीं सकता, उनके खून में नहीं है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने बनाया हुआ भारत है, ये मूल निवासियों का भारत है। जो फॉरेन से आए यहाँ पर 2-3 हजार सालों से, उनकी लॉयल्टी इस देश से नहीं है, उनकी लॉयल्टी इस देश को किस तरह से लूटा जाए। कोलोनाइजेशन का एक ही होता है, अंग्रेज जब आके गए उनकी देश की लॉयल्टी नहीं थी,
उनकी लॉयल्टी थी कि कितना फायदा करके लो। और यहाँ का जो प्रस्थापित समाज है वो हमारे लोगों को एंटी नेशनल बोलकर खुद अपने बच्चों को फॉरेन के 2-2 कंट्री के पासपोर्ट दिला रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, यूपी का एक मिनिस्टर था शुक्ला, उसका बेटा फॉरेन में पढ़ने के लिए था, तो उस बच्चे ने मेरे को बोला नहीं कि उसका बाप पॉलिटिक्स में था। तो वो जब एक दिन दारू पी के उसने मुझे पूरा बोल दिया, तो फिर मुझे तब एहसास हुआ कि ये जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये जो सब बात करते हैं, इसका बच्चा तो यहाँ पर दारू शराब पीकर बीचेस पे जाकर औरतों के साथ डांस करने की इसकी मंशा है, और इसका बाप वहां बड़ा संस्कृतिधारी बन रहा है। तो ये जो सच्चाई है ये हमसे हमेशा छुपाई जाती है रतन भाई, और विशेषतः बहुजन समाज को जो है एक इमोशनल कर दिया जाता है। मैं कहता हूं तुमको तुम्हारा राष्ट्रवाद सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम तुम्हारे 20-25 पीढ़ियां भी देखोगे तो इसी देश के हैं, तो अब क्या प्रूव करोगे इसके अंदर, है ना? और यहाँ का तो उसको खत्म करो, उनको बोलो जो देश को लूट रहे, 7-7 हजार करोड़ का नुकसान करके अपने टैक्स पेयर का पैसा लेके भागने वाला विजय माल्या कन्नड़ा का ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मण बनिया कितने, मैंने मेरी किताब में भी इनका सब संदर्भ दिया है कि कितने भारत को लूटने वाली जो कास्ट मैटर्स है, लूटने वाली जो जमाते हैं, ये ज्यादा सवर्ण समाज की है। हम लूटेंगे कैसे? हमारे पास कुछ है ही नहीं लूटने के लिए। हम जो वर्किंग क्लास जो बंदा है, सुबह जाता है, मिस्त्री का काम करता है या मोंडे में जाके सामान उठाता है, तो 100-150 रुपया मिलता है, शाम में आने तक थोड़ा सा तेल नमक मिर्ची खाना बना के ले गया। तो ये जो मानसिकता है करप्शन की वगैरह की जब बनी थी, हमारे लोगों को हमेशा डाइवर्ट किया गया है। जिसके पास संसाधन नहीं होता, जिसके पास कोई अवसर नहीं होता है, उसको इस करने की आवश्यकता नहीं होती। तब बहन जी को जब लोग बोलते हैं कि करप्शन है वगैरह, अवसर ही नहीं मिला तो कहां करप्शन होगा। तो ये सब अभी हमारा लक्ष्य रतन भाई कि ये सब मिथ को खत्म करना। छोटे छोटे 2-3 सवाल और लूंगा। बिल्कुल। लगातार भारत में जो घटनाएं हो रही हैं वो आप देख ही रहे हैं, ट्विटर सोशल मीडिया पे लगातार आंदोलन हो रहे हैं। हम लोग भी कई आंदोलनों में शामिल रहे हैं। क्या देखते हैं इस आंदोलन का भविष्य और बहुजनों की आजादी का क्या भविष्य है? आजादी कोट अनकोट, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था ना कि राजनीतिक आजादी तो मिल गई है और सामाजिक और आर्थिक रूप से विषमता पर आधारित है। बिल्कुल। जो सामाजिक और आर्थिक विषमता है, एक वोट तो सबको मिल गया ईवीएम से, वो भी आजकल गड़बड़ सुनते हैं, चल रहा है पूरा। बहुत। तो क्या देख रहे हैं मूवमेंट का इसका भविष्य? मैं बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं 2-3 कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे लाए, ईवीएम, आजादी और बहुजनों का भविष्य। मुझे लगता है सामाजिक आर्थिक आजादी, बिल्कुल उसी के ऊपर, क्योंकि और आजादी को भी हमने थोड़ा सा उसको ब्रेक करना चाहिए कि है क्या ये कॉन्सेप्ट। तो देखिए, ईवीएम के ऊपर सर्टिफाइड है कि ईवीएम घोटाला है। टीवी पे तुमको पिछले चुनाव में ही वो दिख रहा था, सब बताया गया है। और कंप्यूटर चिप से अगर चुनते, ये तो फिर वही हो गया ना, ट्विटर के तुम फेक फॉलोअर खरीदो। जैसे दिलीप मंडल कहते रहते, सर राजीव सरदेसाई और ये बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, इनके ट्वीट को 30 लोग से ज्यादा रीट्वीट नहीं मिलता है। जब आप और हम करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेमोक्रेसी है, इलेक्ट्रॉनिक डेमोक्रेसी डिजिटल फ्रॉड का हिस्सा है। और डिजिटल सर्वेलेंस एक बहुत बड़ा, युवाल नोआ हरारी जिन्होंने सेपियंस नाम की बड़ी किताब लिखी, इजरायली संशोधक है, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स में कल एक लेख लिखा। उन्होंने इसके अंदर यही बताया है कि डिजिटल सर्वेलेंस का आम व्यक्ति को मालूम नहीं होता है कि क्या हो रहा है, तुम्हारे फोन में कितना है। तो देखिए, अब तुमको पता नहीं तुम्हारे फोन में क्या डिजिटल इलिटरेसी है, तो ईवीएम के बारे में लोगों को क्या पता होगा। तो ईवीएम इज नॉट अ डेमोक्रेसी, ईवीएम इज मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट। ये किसी ने मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट दिया है, जाहिर है। अब बात आती है, हाँ नहीं देखिए, क्योंकि और अगर हिम्मत है तो बैलेट से कराओ। एवरी कंट्री में होता है, चाइना में होता है, इतनी बड़ी कंट्री है, तो व्हाई नॉट एवरीवेयर एल्स। अब हम अनपैक करेंगे ये जो आजादी का हिस्सा, ये बाबा साहब का कॉन्सेप्ट है। इसको हमने उस तरह से अगर एनालाइज किया तो हमको समझ में आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फेमस स्पीच जो हर बहुजन समाज के व्यक्ति जानता है, पॉलिटिकल, जो जिसका जिक्र आपने भी किया। अब अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, उसको करप्ट ईवीएम कर देता है या फिर अनेक कारण करते हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी हेल्दी होगी जब उसको सोशल और इकोनॉमिक
डेमोक्रेसी के पहिए लगेंगे। और तुम क्या है कि ये जो बैलगाड़ी है, उसके पीछे कुछ नहीं है, वो बस बैल खींच रहा है। जबरन डेमोक्रेसी हो गई है ये। और बहुत सा जो बहुजन समाज का जो मध्यम वर्ग है वो इसी में खुश है। मेरी भी, जब तक आप आर्थिक मुक्ति नहीं लोगे आपको गुलाम बनाए रखेगा। और आर्थिक मुक्ति केवल एंटरप्रेन्योरशिप से नहीं होती है। ये भी बहुत बड़ा सा लोगों में भ्रम है कि मैं कुछ बिजनेस करूंगा। अरे बिजनेस तो 93% इनफॉर्मल सेक्टर है। और इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले कौन है? बहुजन समाज के लोग हैं। और बिजनेस तो करते हैं बट उस बिजनेस का रिकॉग्निशन नहीं होता है, क्योंकि इनफॉर्मल बोलते हैं, छोटे छोटे गल्लों में व्यवसाय करते हैं या कुछ उठाना। एवरीथिंग इज एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस। आर्थिक आजादी मतलब जो संसाधन देश को बनाते हैं वो संसाधनों में बराबरी की हिस्सेदारी। यू शुड बी अ इक्वल इनहेरिटर ऑफ नेशनल वेल्थ। इनकम की नहीं बात कर रहा, वेल्थ, जो वेल्थ है। क्योंकि अभी तुम्हारा कोशिश है इनकम इक्वालिटी के लिए। भैया इनकम इक्वालिटी एक जनरेशन तक लड़ोगे, पर वेल्थ जो है वो तो बेस होता है ना, एक्युमुलेटेड वेल्थ है ना। एब्सोल्युटली। उसको क्या करोगे? और ये वेल्थ कहां पर है? बाबा साहब ने स्टेट एंड माइनॉरिटीज, बाय द वे बहुत लोगों को ये भी पता नहीं, स्टेट एंड माइनॉरिटीज ये बाबा साहब का संविधान था। जब संविधान सभा में जाने के पहले जो लिखा था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो मसूदा था, उसके अंदर बाबा साहब ने प्रोग्रामेटिक दिया। कुछ चीजें उसके अंदर की हाईलाइट होती है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात बाबा साहब ने कही थी और खुद बाबा साहब एक इस विचार के दायरे में थे। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में जमीनें तुम्हारी चाहिए। जमीन जब तक, इस वक्त मैं कहता हूं भारत का जो SC ST समाज है, वो विशेषतः शेड्यूल कास्ट समाज है, वो इस देश का रेफ्यूजी है। इसके पास ना कोई डॉक्यूमेंट है ना इसके पास ना, अगर देखिए अगर कोई केस हो जाती है ना, बेल के लिए आपके पास कुछ कागज पत्र लगते हैं जो आपको, जैसा महाराष्ट्र में जहां पर 7/12 बोलते हैं उसको डॉक्यूमेंट को, कि कोई आपकी बेल करा दे। हमारे लोगों के पास वो भी नहीं है, क्योंकि जमीन इज एन इसेंशियल एसेट। बहुजन समाज ने जमीनों के हक के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि ज्यादा गुनाह ये गांव में होता है। और गांव की अर्थनीति, राजनीति ये जमीन के आधार पर है, क्योंकि आज भी हम एग्रेरियल पैस्टोरल कंट्री है, एग्रेरियन कंट्री है। दूसरी बात है वेल्थ कहां पर है? वेल्थ तुम्हारी इंडस्ट्रीज में, पैसा वहां से निकल रहा है। इंडस्ट्रीज चंद गिने चुने फैमिलीज का कंट्रोल है, तो इसको भी सरकार ने डेमोक्रेटाइज करना चाहिए। हालांकि ये कल्पना कांग्रेस ने भी लाई थी और फिर कांग्रेस ने उसको लेके गई वापस, और अभी मोदी उसको अलग लेवल के PSU अभी बेचकर, अभी जो है ये प्योर प्राइवेटाइजेशन है। ये तुमको भूखा मारेगा और तुम बाहर आओगे तो तुमको एंटी नेशनल बोल के गोली मार देगा। इतनी भयानक व्यवस्था इन्होंने करके रखी है। अब ये आजादी की जो बात है, आजादी की जो बात है, ये इसी डिपेंडेंसी की से आजादी। इंडिपेंडेंस जो है हमको डिपेंडेंसी से चाहिए। डिपेंडेंस किसके ऊपर है? आप आपके ऊपर जुल्म करने वाले के ऊपर डिपेंडेंट हो। गांव में जाके जब जो बंधुआ मजदूर काम करता है, वो क्या प्यार से काम करता है या उसको दिल से? डंडे लगते हैं, डंडे मार के काम करवाता है। और देखिए कितनी गंदी व्यवस्था है ये, कि आपके ऊपर जुल्म करने के वाले के ऊपर आप निर्भर है। जो आपको गाली देता है, जो आपको नीचे डाल के बात करता है, आपकी बहन बेटियों को नजरों से देखता है, और काम करते टाइम भी आपको पूरा आपका कॉम्पेंसेशन नहीं देता है। तो बाबा साहब का यह था कि इन चीजों से आजादी चाहिए। अभी के सवर्ण समाज ने, BJP RSS के लोगों ने, आजादी ये तुमको इस तरह से नहीं मिलनी चाहिए, इसके लिए सवर्णों का डिस्कोर्स बना के आजादी ये तुम्हारे राजधानियों में बनाए रखा है। मुझे लगता है बहुजन समाज को, और आप देखो बहुजन समाज का डिस्कोर्स ही रहा है, स्पेशली बामसेफ का, तीसरी आजादी की बात करते हो तो हमारी तीसरी आजादी ये बहुजनों का कॉन्सेप्ट है। ये लेफ्ट लोगों ने चुराया और उन्होंने चुरा के उसको आगे बढ़ाकर उसको एक अलग लेफ्ट डिस्कोर्स दिया। अपनी जो आजादी है ये कल्चरल, सोशल और मेरे हिसाब से
और इसमें दो छोटे छोटे सवाल मर्ज करता हूं मैं। ठीक है। एक तो है कि बहुजन युवाओं को, जो यंगस्टर हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है और उनके भविष्य के बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? आपने ये भी, आपकी योजना है कि 10,000 विद्यार्थियों को आप बाहर पीएचडी कराएं। ये सारे यूथ के साथ जुड़े हुए सवाल हैं। इस पे जो है आप अपनी राय रखें और उसके बाद आखिरी सवाल पूछूंगा सूरज। ठीक है। देखिए रतन भाई, अपना जब मैं खुद, देखिए मैं जब बाहर आया मैं इंडिया से, तब फॉरेन में पढ़ने का एक अपना कॉन्फिडेंस होता है और उसके साथ साथ तुम बहुत चीजें सीखते हो प्रोसेस में। भारत में वो मुमकिन नहीं है क्योंकि तुम्हारा टीचर ही तुम्हारा द्रोणाचार्य है। कितना भी प्यार से बात करता हो, हार्वर्ड में एक दलित समाज का विद्यार्थी पीएचडी कर रहा है, अभी खत्म हो जाएगी उसकी पीएचडी, तेलंगाना से। उसका एक जेएनयू का प्रोफेसर ब्राह्मण है। रिकमेंडेशन के लिए उसने पूछा तो उसने 3 लाइन लिख के रिकमेंडेशन भेज दिया। आप भी रिकमेंडेशन अपने स्टूडेंट के लिए लिखते हो, 3 लाइन का कोई रिकमेंडेशन लिखता है क्या? स्टूडेंट के बारे में बताओ। तो फिर भी उस बच्चे की अपनी काबिलियत थी, सिलेक्शन उसका हो गया। फॉरेन कंट्री में क्या है कि कुछ हम चाहते हैं कि, क्योंकि देखिए भारत पे राज करने वाला जो समाज है वो फॉरेन रिटर्न है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। और वो आके तुम्हारे पॉलिसी मेकर बना, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनाए, थिंक टैंक बनाए, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की, एनजीओ बनाए, फला डिंका किया। तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग यहाँ पर है ही नहीं, ऑलमोस्ट ना के बराबर, और जो आते हैं वो काम के सिलसिले में आते हैं और पढ़ाई के लिए उतना नहीं आते। मेरी इच्छा है केवल एक नहीं, अगर हम 10,000 बहुजन समाज के लोगों को पीएचडी तैयार करके फॉरेन से बनाए आने वाले 10 साल के प्रोजेक्ट में, तो हमारे पास एक प्रॉपर सॉलिड बेस होगा जो तर्कशील विचारों से सोचेगा, दुनिया की लिबरल भाषाओं को समझेगा। अभी मैं आपको बताता हूं, मैं खुद साउथ अफ्रीका गया। जब मैं साउथ अफ्रीका गया रतन भाई, तो हमारे पास जो कम्युनिस्ट डिस्कोर्स है, जो दलितों में काफी नेगेटिव है, पर अगर तुम ग्लोबल डिस्कोर्स से देखोगे, एक सोशलिस्ट डिस्कोर्स को देखोगे, नेल्सन मंडेला ये सोशलिस्ट विचारधारा से बने हैं, है ना। तो जब मैं नेल्सन मंडेला के आंदोलन को देख रहा था, एएनसी जिन्होंने जो इंडिपेंडेंस का आंदोलन लड़ा था, तो जब मैंने समझा कि जो स्थिति में मैं रहता हूं, जाति तुमको लोकलाइज करती है, जात को लड़ना है तो तुमको ग्लोबलाइज होना होगा। दैट इज द ओनली ओपिनियन, दैट इज द ओनली ऑप्शन। रेड्डी समाज का व्यक्ति जो वहां पर तुम पे जुल्म कर रहा है, दिल्ली में आता है तो लुगी को अपने हिसाब से रखता है, पर जब गांव में जाता है तो टाइट उसको लेके चलता है, क्योंकि जब जाति को डिस्प्लेस करना है तो उसको ग्लोबल। तो हमारी इच्छा ऐसी है कि ग्लोबल डिस्कोर्स के होने वाले जो पर्सपेक्टिव है उसको जानो। मैं हमेशा अपने बच्चियों को कहता हूं, समाज, बहुजन समाज के, कि इंटरनेशनल जो पन्ना होता है अखबारों का, उसको बहुत ध्यान से पढ़ो। नेशनल न्यूज एक आध बार आप उसको इग्नोर करो, पर इंटरनेशनल जरूर पढ़ो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई तुमको इंटरनेशनल दृष्टिकोण से लड़नी है। डेफिनेटली। क्योंकि बाबा साहब ने वैल्यू कहां से लाए थे? बाबा साहब भी तो जब फॉरेन कंट्री में पढ़े, उनको वहां से इंस्पिरेशन मिला, वापस बाहर। महात्मा फुले जी को देखिए, खुद उन्होंने अंग्रेज स्कॉटिश मिशन में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। पेरियार ईवीआर रामास्वामी जी ने जो यूरोप में जाकर उन्होंने आंदोलन वहां से लेकर आंदोलन में लड़े। तो अपने समाज में जो है ये 10,000 बच्चों को तैयार करके एक पॉजिटिव लिबरल जो ह्यूमनिस्ट डिस्कोर्स है, ये जब लेके आएंगे तब समझेंगे कि दुनिया में इस तरह होता है, हम भी शायद समाज में इस तरह कुछ कर सकते हैं। और वही है जो तुम्हारे दादी माँ से सीखे हो चीजें, वो तुम इनहेरिट कर ही लोगे। तो मुझे लगता है रतन भाई, अगर ये पर्सपेक्टिव अगर हम बरकरार रखें तो नेक्स्ट जनरेशन को बनाने का मेरा प्लान है। क्योंकि जो अंग्रेजी सीखना ज्यादा जरूरी है, लोगों को अंग्रेजी पढ़ना ज्यादा जरूरी। देखिए मैं बताता हूं, तुम्हारी जो मातृभाषा है वो तो तुम्हारी मातृभाषा, वो कहां जाने वाली है यार। तुम्हारे बच्चों को तुम अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाओ। अब ये जो जेपी नड्डा है, बिहारी ब्राह्मण है, नेशनलिस्ट बात करता है, ये क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा है। मतलब कि हमारे बच्चे ही नगर पालिका या तुम्हारे जो गांव के जो स्कूल है उसी में पढ़ा रहे हो और उसमें क्वालिटी नहीं है।
अभी की परिस्थिति ऐसी है कि सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल में लोग तौबा करते जाने के लिए, क्योंकि इसको खत्म किया है जानबूझकर, ताकि ये जो प्राइवेट स्कूल, अब गांव में लोग, एक जमाने में लोग कहते थे कि मंदिर है संडास बनाओ, लोग बाहर करने के लिए जा रहे हैं। अब लोगों ने मंदिरों के साथ साथ स्कूलें बनाई है, कॉलेज बनाए हैं, और जो वहां पे जो फ्यूडल जो सामंत जो एक वर्ग है, जो डोमिनेंट बैकवर्ड कास्ट का वर्ग है, जिसके पास जमीनें हैं, उसने अपने जमीनों का लिक्विडेशन करके स्कूलें बनाई। अब वो बड़ा बिजनेस उनका हर जगह बन गया है। हम वो नहीं चाहते। आज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन देखो कौन सा समाज चला रहा है। एक भी दलित समाज की इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी नहीं है। अमेरिका में HBCU बोला जाता है, हिस्टोरिकली ब्लैक कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। इसमें केवल ब्लैक नहीं, अनेक, बट ब्लैक लोगों का कंट्रोल होता है। हमारे पास की वो प्रणाली नहीं है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में है, अनेक विश्वविद्यालय, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आते हैं, वो मुझे बुलाते रहते हैं जॉब लेने के लिए। इंडिया की जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, उसमें आप देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो अपकमिंग जो मिडिल क्लास थोड़ा बना है दलितों का, वो उधर जा रहा है। उधर मत जाओ, फॉरेन में जाओ, ताकि हम एक अच्छा सा एक नया डिस्कोर्स बना सके। और देखिए 10,000 ऑब्जेक्टिव है। अगर आपके वीडियो को देखकर शेयर होगा, 1 लाख बच्चे देखेंगे, 1 लाख में से अगर 10,000 तैयार होते हैं, तो वो एक आंदोलन को उस तरह से हम भी बनाने की कोशिश है। डेफिनेटली। आखिर में सूरज, अम्बेडकरनामा के दर्शकों को क्या सलाह है? देखिए, मैं एक आपको सब विशेषतः ये जो सीरीज आपने चलाई है, मैं चाहता हूं कि इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के बाद ही एक्शन होनी चाहिए। थ्योरी के बाद एक्शन होती है, एक्शन के बाद थ्योरी जनरली नहीं होती है। तो थ्योरी आपकी मजबूत करो और शिक्षा की ओर इस तरह से देखो, क्योंकि पर्याय नहीं है हमारे पास। शिक्षा ही एक में वो कैपिटल है, वो भी तुम्हारे हिसाब से जा रहा है। आप सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हो, आर्थिक न्याय आपके दिमाग में क्यों नहीं आता है? सामाजिक न्याय होने के बाद आर्थिक न्याय मिलेगा, ये क्या बात है? सामाजिक न्याय क्या हो आपके पास कि आपको सरकार की कोई स्कीम मिले। आपका जो भी सामाजिक न्याय है वो सरकार के ऊपर निर्भर है। अब जब सरकार ही तुम्हारी नहीं है, तो तुमको न्याय कहां से मिलेगा? ये लोगों में ये जो जानकारी है ना, और लोग बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं और संविधान की पॉलिटिक्स के ऊपर लोग कहते हैं कि सरकार से हमको ये चीज चाहिए। सरकार आपकी बनाओ, फिर सामाजिक न्याय की बात करो। सरकार आपकी है ही नहीं, तो सामाजिक न्याय आपको मिलेगा नहीं। इसके लिए आपको 2 एजेंडा चलाने होंगे, और इस 2 एजेंडा में आपके साथ कोई भी अलाय करता होगा, उनको अलाय में ले लो। इसमें कोई अछूत नहीं, इस आंदोलन में कोई अछूत नहीं है। अगर आपको कोई आर्थिक न्याय की लड़ाई में आपका साथ दे रहा है और सामाजिक न्याय में साथ दे रहा है, तो नए एलाइज बनाओ और उसके साथ लड़ो। देखिए, हमारी राजनीति धोखेबाजों से बनी है। हमको इतना धोखा मिला है, तो हम हर चाय की जो सुर्खी है वो फूंक फूंक कर पीते हैं, और अच्छी बात है। पर तुम ये प्यूरिस्ट पॉलिटिक्स मत करो अभी के फिलहाल में, क्योंकि एक वो रिसर्च में होता है कि आप एक माइन्यूट चीज ढूंढते हैं, राजनीति में कंसेंसस तैयार करते हैं। देखिए, मैं बसपा के कुछ लीडर से बात कर रहा था कुछ सालों पहले, तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात की। वो कही कि राजनीति करना एक अपने आप में उसका एक पुस्तक है। हम उसको हर चश्मे से अगर तराशे, तो उसमें आपको खामियां दिखेगी, और अपने लोगों की खामियां तो अपने आप में ज्यादा ही दिखती है। तो कैसा पहन लिया उसने हमारे पास जो दूरबीन है हमारे लोगों को तराशने की। तो मैं चाहता हूं अपने लोग जो है आर्थिक न्याय को भी अपना प्रायोरिटी बनाए, जमीनों के हकों के लिए लड़े, और जो तुमको अगर इकोनॉमिकली सशक्त बनेंगे, तो बाकी चीजें तुम्हारे साथ फॉलोअप होगी। अभी एक नौकरी के लिए हम भीख मांगते हैं, एक नौकरी लगी तो उसमें आप एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। रतन भाई जैसे कुछ ही लोग हैं जो फ्रीली बात करते हैं, बट ऐसे कितने प्रोफेसर है इंडिया में जो डरते हैं, और जाहिर सी बात है, क्योंकि एक ही नौकरी है और आपके ऊपर 10 लोग जो है डिपेंड है, तो कर भी नहीं सकते। और फिर बच्चे की भी पढ़ाई है, तो गांव के ऊपर भी आपको ध्यान देना होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ का बुद्धिजीवी जो वर्ग है, विद्यार्थी है, वो 2 चीजों के लगे, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस के ऊपर करें। पढ़ाई भी करो, इकोनॉमिक्स, मास्टर इन इकोनॉमिक्स, मास्टर इन सोशियोलॉजी, बट मास्टर इन सोशल जस्टिस कब करोगे? मास्टर इन इकोनॉमिक जस्टिस कब करोगे? दैट इज एन आइडियल अम्बेडकरिज्म।
वो बाबा साहब का लक्ष्य था। बाबा साहब ने इसके लिए टेम्पलेट भी दिए हैं, बाबा साहब ने बहुत कोशिश की। इनफैक्ट बाबा साहब ने बनाया भी था कि कितनी जमीनें सरकार के पास है, और बाबा साहब ने ये भी प्लान बनाया था कि रिकम्पनसेशन, क्योंकि जिनके पास ज्यादा जमीन है उनकी वापस लो। मैंने वीडियो बनाया था उस पे। अच्छा। हाँ मैंने बनाया था। तो आप उस वीडियो को भी देखो। और इसी के साथ मुझे लगता है कि आने वाले ये जो आपको कोऑप्टेशन कर रहे हैं उनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान से देखो। पर पॉलिटिक्स करनी है तो आपको एक दो दरवाजे खुले रखने होंगे, आपको सब दरवाजे बंद करके पॉलिटिक्स नहीं बनती। और समाज के रिलेशन में भी आपको उसी तरह से करना होगा। एकेडमिक के लिए मैं आपको बताता हूं, एकेडमिक ये जो है स्वार्थ का विषय है। हर लोगों का एक स्वार्थ होता है, एक एजेंडा होता है, उसके हिसाब से लोग चलते रहते हैं। कोई कहता है बाबा साहब का बुद्ध धम्म ये है, कोई कहता है रविदास का ये है, कोई फिर फलाना पिस्ताना लेके आता है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है, वो सब एक ही है। पर कुछ लोग बैठे हैं, दलित ही क्यों कर रहे हो? अरे जिनके पेट में अन्न नहीं है उनको तुम दलित बुद्ध विद्ध ये सब ठीक है, बात है, पर मेन हक की बात करो। ऑफ कोर्स बुद्ध तुम्हारी विरासत है, पर ये तुम कहां से बोल रहे हो जहां पर तुम्हारे पेट में अन्न है, तुमको 1.5 लाख 1 लाख पगार आती है, तुम्हारे बच्चे नौकरी लोगे, उस बात से करते हो। पर जो बंधुआ मजदूर है, जो 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 रास्ते के ऊपर काम कर रहा है, उसको उसके लेवल की बात करो। और मुझे लगता है यही बामसेफ और बहुजन आंदोलन ने बहुत अच्छा तरह किया। तो आप भी जुड़ो अनेक संगठनों से और काम करो। चलिए, तो ये थे डॉक्टर सूरज येंगड़े। अच्छा लगा, शुक्रिया सूरज। और दोस्तों, ये कारवां, ये मुहिम जारी रहेगा। आपको नए नए जो हमारे बहुजन साथी अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, और बहुजन पूरा जो हमारी लिगेसी है उनके ओरिजिनल बातों से आपको परिचय कराया जाएगा एकदम रेफरेंस के साथ। सो कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। शुक्रिया साथियों, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, गुड नाइट, बाय।